Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ एडन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी को देखते हुए तैयार किया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कल हमने इस आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन है रिगार्डिंग आइबेरियन लिंक्स के बारे में। ये जो एनिमल आपको दिख रहा है नीचे फोटो में, उसके बारे में। तो इस एनिमल को देखते हुए दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो आइबेरियन लिंक्स है ये केवल इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि आइबेरियन लिंक्स जो है इसको IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर में। देखेंगे आज का न्यूज़पेपर हमारे लिए क्यों है इतना ज़रूरी, क्योंकि पेज नंबर 5 पर सबसे पहला आर्टिकल है जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल भी बनाया गया है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है जो FSSAI है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि जो आम को पकाने के लिए या कुछ और फल हैं दोस्तों, उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हो रहा है, उसको फटाफट रोक दिया जाए। अदरवाइज जो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो पूरे मैटर को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पर, क्योंकि दोस्तों आज है संडे, आपको पता है संडे में जो एडिटोरियल वगैरह नहीं आते हैं, साइंस एंड टेक का पेज आता है। साइंस एंड टेक के पेज पर एकलौता रेलिवेंट टॉपिक है और ये पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों HPV वैक्सीन के बारे में। तो ये जो HPV वैक्सीन है जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये वैक्सीन आज के समय पर सर्वाइकल कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो लाभदायक साबित हुई है। तो स्टडी ने यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे साथ में शेयर की हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर का इशू क्या है इंटरनेशनल लेवल पर और प्लस नेशनल लेवल पर, इनको भी डिटेल से कवर करना ज़रूरी है। चलिए फिर उसके बाद ये टॉपिक रिपीटेड है, कहने का मतलब है क्योंकि संडे में ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पूरे सप्ताह में बड़ी न्यूज़ रहे हैं, उनको वापस से कवर करना। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियाज़ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, समझ गए होंगे। बात हो रही है चाबार पोर्ट की। पता है ना, भारत और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है, जिस अग्रीमेंट के बेसिस पर ईरान से ये जो चाबार पोर्ट की ओनरशिप है वो पूरी भारत ने ले ली है। हम ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आगे करने वाले हैं और इसी पोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी हमें रशिया के साथ में मिलने वाली है। तो वो आपको पता ही है, बहुत सारा डिस्कशन किया है। पिछले हफ्ते में ही हमने 3 बार इसके बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए समझेंगे फिलहाल के लिए। बाकी 2 आर्टिकल कल के रह गए थे, याद होगा, एडिटोरियल आपके हाइपर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन वाला आर्टिकल और साथ ही साथ में दिल्ली माउंटिंग वेस्ट प्राइसेस के बारे में। सब कुछ जो पेंडिंग रह गया है वो भी कवर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने थंबनेल वाले इशू के साथ में। पेज नंबर 5 पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है FSSAI, सभी को पता है ना, जो कि ध्यान रखती है कि जो फूड्स हैं दोस्तों, एक हेल्दी फूड इंसान तक पहुंच सके। तो इसके फुल फॉर्म से ही सब कुछ पता चल जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं इन खाने पीने की चीज़ों को लेकर, स्पेशली यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, अभी गर्मियों का समय आ चुका है, आम अब बहुत ज़्यादा मिलने शुरू होंगे, तो स्पेशली दोस्तों मैंगो के ऊपर फोकस किया गया है। तो मैंगो का जो बिजनेस कर रहे हैं
वो आम को जल्दी पकाने के लिए, अपने समय से पहले पकाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो एक केमिकल का यूज़ करते हैं, और वो केमिकल दोस्तों बैंड है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। वो केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड, नाम ध्यान रखिएगा। इस कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करके इस आम को जल्दी, समय से पहले पका दिया जाता है ताकि मार्केट में जल्दी जल्दी बिक सके। तो FSSAI बीच में आया, इन्होंने यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको अलर्ट किया, जितने फ्रूट हैंडलर्स हैं, जितने ऑपरेटर्स हैं, उन सब के ऊपर मैं यहाँ पर फोकस करते हुए बोला कि आप अगर अपना राइपनिंग चैम्बर चला रहे हो, ऐसा आपने जगह बना रखी है जहाँ पर आप ये फलों को पका रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये लॉ के अगेंस्ट में है, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। और यहाँ पर एडवाइस दी गई है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, क्योंकि हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको एडवाइस दी गई है, उनसे बोला गया है कि आप प्रॉपर सीरियस एक्शन लीजिएगा अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्टिविटी में पाया गया तो, इस अनलॉफुल प्रैक्टिस के अंदर पाया गया तो, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर एक्ट है जो इसके ऊपर रोक लगाने की बात करता है, क्योंकि बात यहाँ पर है इंसान के हेल्थ के बारे में। कंज्यूमर्स उनको परचेस करेंगे और उनको परचेस करने से उनके हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे टॉपिक के अंदर में कवरेज आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ है, लेकिन केवल ये न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़नी होंगी, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे रियलिटी में। ये तो केवल आपको एक सोर्स मिल गया, हाँ मुझे ये चीज़ न्यूज़ में दिख रही है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो दोस्तों इस केमिकल के बारे में पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में हर एक चीज़। दूसरा यहाँ पर FSSAI बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaC2। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके यूपीएससी में साइंस एंड टेक का पोर्शन भी आता है GS नंबर 3 के अंदर में, पता है ना, उसमें पूछा जा सकता है। फिर बात आती है कि कैल्शियम कार्बाइड को लोग एक मसाले के तौर पर जानते हैं कि एक ऐसा मसाला है जिससे हम अपने फ्रूट्स को, हम अपने फल को जल्दी पका लेते हैं। एक राइपनिंग एजेंट है, राइपनिंग मतलब पका देना उस आम को। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाया जाता है, जो लाइम होता है ना, जो चूना है और कार्बन मिक्सचर है, इनको गर्म करके 2000 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसको बनाया जाता है और यही कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है मेटल वाली इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, खनन करने के लिए भी इन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लस एसिटिलीन गैस के बारे में आपने सुना होगा, यह गैस का प्रोडक्शन भी कैल्शियम कार्बाइड की मदद से ही किया जाता है। तो एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है जो एसिटिलीन गैस को भी रिलीज करता है। और दोस्तों यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का यूज़ हो रहा है फ्रूट्स को पकाने के लिए, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग। अब ये आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या है? आर्टिफिशियल राइपनिंग दोस्तों यहाँ पर की जाती है, देखो एक होता है नॉर्मल राइपनिंग, एक आर्टिफिशियल राइपनिंग जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बहुत सारी अलग से चीज़ों को ऐड कर रहे हो एक कंट्रोल्ड मैनर में। आप चाहते हो कि फल जो है ये प्रॉपर तरीके से पक जाए ताकि हम कंज्यूमर्स को जल्दी बेच सकें, क्योंकि ऐसी नेचुरली उसे पकने में काफ़ी समय लग जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो जल्दी नहीं बिक पाएगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, समझ गए? तो जल्दी पकाने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों आर्टिफिशियल राइपनिंग में ध्यान ये भी रखा जाता है कि जो वो फल है वो लंबे समय तक टिका रहे, उसके लिए चाहे जितने केमिकल्स डालने हो वो उसमें चूकते नहीं हैं, समझ गए? तो कैल्शियम कार्बाइड के बारे में हर एक डेटा क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। FSSAI एक ऑटोनोमस स्टैच्यूटरी बॉडी है, सारे डिसीजंस खुद से लेती है, लेकिन एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। वो एक्ट कौन सा है? वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। अब दोस्तों 2006 का जो ये एक्ट है, इसी की मदद से FSSAI को बनाया गया। सवाल यह है, क्या ऐसी बॉडी कोई पहले नहीं थी 2006 से पहले? क्या हम पहले कुछ भी दे दिया जाए, खा लिया जाता था? कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो रेगुलेशन कर सकती थी? तो दोस्तों थी। 2006 से पहले FSSAI की जगह बहुत सारी अलग अलग बॉडीज हुआ करती थी, जैसे खाने में मिलावट के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट हुआ करता था 1954 का, देन फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, देन मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। ऐसे अलग अलग एक्ट्स हुआ करते थे। अब इन सबको हटाकर दोस्तों सीधा FSSAI बनाया कि अब ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा, इसके पास में हर एक फूड को रेगुलेट करने की जो ये पावर है वो देखने को मिलेगी। तो FSSAI की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जिम्मेदारी है इनकी, वो क्या है?
लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। और लोगों की हेल्थ कैसे बचाई जा सकती है? फूड की सेफ्टी और फूड की क्वालिटी को इंश्योर करके कि एक अच्छी क्वालिटी का खाना और सेफ फूड यहाँ पे लोगों तक पहुँच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, FSSAI कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? तो ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। कभी कभी डायरेक्टली मंत्रालय पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है इसका हेडक्वार्टर की, तो बड़ा हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में है। बाकी इसके छोटे छोटे रीजनल ऑफिस भी हैं देश में अलग अलग 8 जोन्स के अंदर में, ठीक है। और एक बात और, अब देखो यहाँ से ना थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है। जो चेयरपर्सन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं FSSAI के, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है हमारी केंद्र सरकार, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो चेयरपर्सन होते हैं ना FSSAI के अंदर में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक ऑफ सेक्रेटरी के लेवल के व्यक्ति होंगे। तो रैंक ऑफ सेक्रेटरी के व्यक्ति को यहां पर चेयरपर्सन बनाया जाएगा। तो FSSAI के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव समझ गए। रैंक ऑफ सेक्रेटरी यहां पर जो होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चेयरपर्सन के उस पर आएंगे। और एक CEO भी होगा, और उन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? सीधा हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट करेगी। बाकी इस FSSAI के फंक्शंस क्या हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, या आपको क्लियर पता ही चल चुका है कि भाई जो भी यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सेफली रेगुलेट करना है ना, प्लस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देना फूड बिजनेसेस को कि वो सही खाना पकाएंगे, उस पर FSSAI का ठप्पा लगेगा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसको क्लियर रखना है दिमाग में। मैं क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ दोस्तों, लेकिन एक बार क्वेश्चन FSSAI के बारे में डायरेक्टली पूछा जा चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। वो क्वेश्चन दोस्तों UPSC के 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इस बॉडी के बारे में क्वेश्चन क्या था? पूछा गया था कि इस बॉडी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे क्वेश्चन में, बताना था दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया था कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, इसने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस किया था। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया ना, जो FSSAI एक्ट आया 2006 का, इसने बहुत सारे एक्ट यहाँ पे खत्म करे थे। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी है, तो ये खत्म करके ही यहाँ पर FSSAI बना था। तो पहला स्टेटमेंट यही तो बोलता है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर यह था कि जो FSSAI है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं, उनके चार्ज के अंडर में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, आपको देखने को मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट 1 ही केवल यहाँ पर सही है, क्योंकि दोस्तों FSSAI अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव, और जो चेयरपर्सन है वो रैंक सेक्रेटरी का व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर A 1 आपका केवल सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको बस खाली ऐसे ही बता दिया, क्वेश्चन ना लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बाद में इंक्लूड कर दूंगा या टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में ढेर सारा बैकग्राउंड डेटा है। ऐसे हर एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारा डेटा मिलेगा जो कि आपके नोट्स के फॉर्म में ट्रीट करोगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वो केवल न्यूज़ है। अब न्यूज़ को स्टैटिक पोर्शन से जोड़ना हमारा मेन काम है। तो वो स्टैटिक डेटा आपको सब कुछ एक PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है इस ग्रुप में। और वो PDF दोस्तों प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। बहुत सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर स्लाइड है ना, 40, 50, 100, 150 स्लाइड्स होती हैं, वैसा नहीं है। वहाँ पर 4-5 पेजों में काम खत्म, सिंपल तरीके से। और जो PDF होता है दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरी बात, उस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है, अभी आप क्या करते होगे, अभी आप बहुत सारा PDF इकट्ठा करते होगे, है ना, उसमें सीक्वेंस लगाते होगे, फिर बाद में कुछ पढ़ना होता है तो वापस से चेक करते होगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि आपको सब आसानी मिल जाती है। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपके पास में स्टोर्ड है, कंटेंट स्टोर्ड है। कोई पुराने डेटा पढ़ना है तो सर्च करो, सीधा आपको डायरेक्ट आपके पास में मिल जाएगा। डेट वाइज पढ़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आपको मैसेज करना है, जहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक स्टडी पब्लिश हुई है, उस स्टडी में क्या बोला गया है उस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है महिलाओं में। तो ये सर्वाइकल कैंसर होता किसकी वजह से है? एक वायरस की वजह से जिसका नाम है ह्यूमन पपिलोमा वायरस, HPV वायरस। और इसी वायरस को ख़त्म करने के लिए एक वैक्सीन रेडी की गई है जिसका नाम है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन है काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। ये जो वैक्सीन है दोस्तों, इसने बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो कम किए हैं। अब एक रिसर्च हुई है और वो स्टडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंसर रिसर्च UK के थ्रू फंड की गई है, UK की साइट से स्टडी की गई। और उस स्टडी में यहाँ पर बताया गया कि अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है इस वैक्सीन में। वैक्सीन बढ़िया तरीके से काम की है और अच्छी तरीके से यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है। उसके अलावा पब्लिक इंटरवेंशन की बात करेंगे तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत कॉमन से हो चुके हैं, स्पेशली डिप्राइव्ड ग्रुप्स में। ऐसे ग्रुप जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है, बहुत पीछे रह जा चुके हैं वो ग्रुप्स, उन लोगों में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है। रिसर्चर्स ने ये देखा कि बहुत सारे केसेस स्पेशली जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनमें नजर आए। 6 लाख 6.5 लाख केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उनमें बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया गया, स्पेशली वो बच्चियाँ जिनकी उम्र 12 से 18 साल है, वो अलग अलग डिप्राइव्ड ग्रुप्स में से आती हैं। तो स्टडी यही दर्शाती है इस वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। तो इसी का हमें प्रोग्राम स्टार्ट करके ये जो वैक्सीन्स है ये बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी असमानता के सभी को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। इस स्टडी ने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि अगर ये एविडेंसेस अगर हम देखते हैं HPV वैक्सीन के, तो वो सारे एविडेंसेस, वो सारे रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि हाँ ये वैक्सीन प्रॉपरली वर्क करती है। तो ये जो वैक्सीन है दोस्तों, इस वैक्सीन ने बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं उनके इंसिडेंसेस को बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया है। स्टडी ने यह भी दिखाया कि वैक्सीन बाकी सारे वैक्सीन के कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको ये वैक्सीन 12 से 13 की साल में दे दिया जाए। ऐसी लड़कियां जो कि 12 से 13 साल में वैक्सीन दे दी जाए तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कैंसर रिसर्च UK के साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह भी किया है कि जो HPV सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं ये पहले के कंपैरिजन में तेज़ी से इंक्रीज भी हुए हैं। हालांकि कुछ केसेस कहीं कहीं पर कम भी हुए हैं क्योंकि इस वैक्सीन ने बढ़िया तरीके से काम करना अपना शुरू किया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल के डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आर्टिकल केवल इनफ नहीं होगा दोस्तों। इस आर्टिकल के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी होगी, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अब थोड़ा सा, क्योंकि देखो UPSC की बात हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी नहीं सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे सर्वाइकल कैंसर के केसेस का पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी था, क्यों भारत सरकार 3 अलग अलग जो फेज़ हैं इस वैक्सीनेशन के वो यहाँ पर चलाने वाली थी। ठीक है, उनका चलाने का मकसद है 3 फेज़ चला जाएंगे। स्पेशली 9 से 14 साल की जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन, ताकि यहाँ पर उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। और पहले ही बता चुका हूँ ये सर्वाइकल कैंसर भी ह्यूमन पपिलोमा वायरस की वजह से ही हो रहा है। तो ये वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ में एक बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोटेक्ट करती है इस HPV स्ट्रेन के खिलाफ। ये क्योंकि HPV वैक्सीन ये जो वायरस है दोस्तों, ये वायरस सीधा क्या करता है, एक गांठ सी बनाता है। क्योंकि अगर आप कैंसर में देखोगे तो एग्जैक्टली होता क्या है, कैंसर में स्टार्टिंग में बॉडी की जो सेल्स होते हैं ना वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है बहुत सारे। अब सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ट्यूमर बनता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो कैंसर में बदल जाता है। समझ गए? इन्हीं सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने 2023 वाले साल में, यानी पिछले साल की बात हो रही है, एक इंडिजीनियस HPV वैक्सीन इन्होंने लॉन्च की थी। यानी हमने खुद से अपने देश में एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है सर्वावैक। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इससे संबंधित कुछ स्टैटिक डेटा के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर स्पेशली या ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, महिलाओं के सर्विक्स वाले पोर्शन पे। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर ये एक वेजाइना का स्ट्रक्चर है। ये वेजाइना वॉल आपको नजर आएगी। वेजाइना वॉल में यहीं पर सर्विक्स है और इस सर्विक्स में दोस्तों ये सर्विक्स टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर ये कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये चौथा मोस्ट कॉमन प्रकार का कैंसर है जो महिलाओं में देखने को मिलता है, इंडिया में स्पेशली। सॉरी,
दुनिया में चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है ये। इंडिया में बात करेंगे तो दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन कैंसर के केसेस में बहुत ज़्यादा है। आप ये इमेजिन कर लो, दुनिया में जो भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस आ रहे हैं उसमें से इंडिया से सबसे ज़्यादा केसेस जा रहे हैं, और हर 4 में से 1 की डेथ भी हो रही है। तो ऑलमोस्ट हर एक प्रकार के जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं, यानी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर वाले केसेस हैं, 99% जो केसेस है दोस्तों वो ह्यूमन पपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से लिंक पाए गए हैं। तो ये कॉमन वायरस है जो कहीं ना कहीं फैल रहा है, और ये वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब अच्छी बात इसमें क्या है? अच्छी बात यह है कि जब इस कैंसर के बारे में पता चलता है तो बढ़िया चीज़ यह है कि ये सक्सेसफुल ट्रीटेबल कैंसर है, आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। यानी बहुत सारे कैंसर की फॉर्म्स ऐसे भी हैं जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा है जिसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है, बस इसका जल्दी से पता चले, प्रॉपर मैनेजमेंट करके ठीक किया जा सकता है। और इंडिया में अगर आप दोस्तों देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का बर्डन बहुत ज़्यादा है ना। बोला जा रहा है हर साल 75,000 डेथ हो रही हैं, 1.25 लाख केसेस यहाँ पर हर साल देखने को मिलते हैं इस सर्वाइकल कैंसर के। तो आप इमेजिन करो ये कितना बड़ा नंबर है। अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो ये जो इन्फेक्शन है दोस्तों, ये पता ही है HPV इन्फेक्शन यानी इस वायरस के स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं, ध्यान रखिएगा, ये हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि हम लोगों ने कल छोड़ भी दिया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 2 आर्टिकल कवर करने हैं, एक तो ये वाला है और दूसरा यहाँ पर ये वाला है। समझ गए? तो चलिए पहले यहाँ पर देखोगे तो फिलिप जी एल्बैक, इन्होंने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं हाइपर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। इंडियन हायर एजुकेशन यानी कि हम दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या वगैरह वगैरह कोर्सेज करते हो। अब होता यहाँ पर यह है कि इंडियन हायर एजुकेशन में पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना। पॉलिटिकल चेंज यहाँ पे नजर आया है, और वो पॉलिटिक्स का प्रेशर जो यूनिवर्सिटीज़ पे पड़ रहा है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सही नहीं है। ये बात यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन की है। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर इनका कहना। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपको देखने को मिलेंगे जो इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एट बोस्टन कॉलेज, US के कॉलेज से यहाँ पर एसोसिएटेड है। राइटर क्या बोलते हैं ज़रा सुनिएगा, एक एक करके हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पैरावाइज। ये बोलते हैं इंडिया का जो हायर एजुकेशन है ये लंबे समय से पॉलिटिकल सिचुएशन में नज़र आएगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने कॉलेजेस स्टार्ट कर लिए हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ली हैं। ये सही बात है, गलत तो नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जिनके कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, ठीक है, ताकि अपना आगे के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, कई बार क्या होता है ये नई नई पोस्ट लेकर आती हैं, लेकिन उन नई पोस्ट में जो पॉलिटिशियंस है वो उसका प्रॉपर एडवांटेज उठाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो पॉलिटिशियन कोई ओन करता है, वो कॉलेज बहुत बड़ा है, तो उसमें चलेगी किसकी? उसी पॉलिटिशियन की चलेगी। वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाएगा। ये भी चीज़ है। जो वो टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, प्रोफेसर्स काम कर रहे होंगे, वो अगर कोई रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, खुलकर बोलने की कोशिश करते हैं सिस्टम के खिलाफ भी, तो क्या होगा? उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे वो काम। टीचर्स एकदम फ्री नहीं होंगे वर्क करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि जितने कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे देखने को मिलेंगे जो पॉलिटिशियंस ओन करते हैं या फिर उनका इन्फ्लुएंस उन यूनिवर्सिटीज़ में है। अब यूनिवर्सिटीज़ के नेम चेंज करना, रीनेमिंग करना या नेमिंग करना, वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, और ये अक्सर पॉलिटिक्स में होता रहता है। अब एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, प्रमोशंस की बात आती है दोस्तों, तो वो कई बार बड़े बड़े रीज़न बन जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। राइटर कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, अब उनके हिसाब से जब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं प्रोफेसर्स के, वाइस चांसलर्स के या प्रिंसिपल्स के, या प्रमोशंस हो रहे हैं, वो उनके क्वालिटी पे नहीं हो रहे हैं, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं। और स्पेशली बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एकेडमिक फ्रीडम है वो प्रॉपर तरीके से अलाउ नहीं की गई है। जो टीचर्स हैं वो बहुत ध्यान से चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या लिख रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। क्यों? प्रेशर है ऊपर से।
कहीं ये ना बोल दूँ, सिस्टम के हिसाब से ना बोल दूँ, ऐसा कुछ ना हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर बोल रहे हैं। तो क्या है, प्रेशर पड़ रहा है, खुलकर वो नहीं बोल पा रहे हैं। अब यहीं पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ के बारे में। अगर आप देखोगे ओवरऑल जो इंडियन हायर एजुकेशन है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जनरली जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको बोला जाता है कि आप बिना डर के पढ़ाइए, आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, है ना। आप अपना डिसिप्लिन से पढ़ाइए, आपको ये डर नहीं होना चाहिए मैं फायर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। आपने प्रॉपर रिसर्च की है, पब्लिश किया है अपना वर्क, उसको फ्रीली पढ़ाइए, बोलिए, खुलकर बोलिए, आपको बोलने का हक है, ठीक है। आप खुलकर नहीं बोलोगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रखोगे, तो वो चीज़ें खराब हैं फिर। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको इन चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये बात राइटर ने एक्सप्लेन की। अब ये बात करते हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल चेंज के बारे में। ये क्या मैटर है, इनका कहना यह है कि इंडियन हायर एजुकेशन को आज के समय पर फंडामेंटली पॉलिटिसाइज्ड कहना सही रहेगा। ये कहीं ना कहीं हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, हमारे प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर यह डेंजर है। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इंडिया अगर आप देखोगे तो ऐसे केस में बहुत पीछे चले जाएगा। इंडिया का जो पोटेंशियल है एकेडमिक पार्टनर्स में, वो लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उस पोटेंशियल का प्रॉपर बेनिफिट्स हम नहीं उठा पाएंगे। जब जब प्रोफेसर कुछ बोलने को आएगा उसके डिसीजन को अफेक्ट किया जाएगा। और आज के समय पर हम चाहते हैं बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज्वाइन करें, दुनिया भर के हायर एजुकेशन की जो लिस्ट है उसको यहाँ पर ज्वाइन करें, वो चीज़ें ऐसे नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पर राइटर ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उसको एक पॉलिटिशियन से रिप्लेस कर रही हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने पॉलिटिशियन के साथ में रिप्लेस कर दिया। अब वही वाइस चांसलर क्या करेगा, सारे डिसीजंस लेने का काम करेगा। और वो व्यक्ति है जिसके पास में कोई हायर एजुकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसको यहाँ पर पूरा कॉलेज थमा दिया गया कि आप ये कॉलेज चलाओगे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो अपॉइंटीज़ हैं ये यूनिवर्सिटीज़ को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पर इनका कहना है। फिर राइटर बोलते हैं केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट किया है एज अ चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनको हटाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉलिटिशियंस को हम लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास में सारी पावर होगी कि वो वाइस चांसलर को कंट्रोल कर सकें, सारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, प्रमोशंस को कंट्रोल कर सके। तो हटाने की यहाँ पर मांग भी चल रही है। ये काम करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एकेडमिक फ्रीडम यहाँ पे अंडर अटैक रहेगा अगर पॉलिटिशियंस का एक जोर रहने वाला है तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें हटानी होंगी, इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा इन सब यूनिवर्सिटीज़ को। ये बात इन्होंने मेंशन की। और इसके लिए कई सारे जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर ये बताते हैं कि बहुत सारे जाने माने प्रोफेसर्स उन्होंने इतिहास में बहुत थोड़े कंट्रोवर्शियल मटेरियल पब्लिश कर दिए, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें बचाया नहीं, उन प्रोफेसर्स को हटा दिया गया उनके पद से। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों एक केस हुआ था 2021 का, अशोका यूनिवर्सिटी का। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ लिख दिया था इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिक्स या कुछ और, हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस और भी आपको नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियंस का दबाव अगर रहेगा तो जो प्रोफेसर है अगर कोई गलत चीज़ भी हो रही है पॉलिटिक्स में तो वो नहीं बोल सकेगा। क्यों? उसे डर रहेगा नौकरी का। अगर कुछ बोल दिया खत्म हो जाएगा सब। समझ गए? तो ये जो प्रोफेसर से जाने जाता है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन उनको आज एक लिमिट के अंदर एक दायरे में बांध दिया जा रहा है। ये जो प्रेशर्स आप देख पाओगे जो बिल्ड किए जा रहे हैं इनके ऊपर में, ये प्रेशर ये एक प्रोफेसर्स के ऊपर नहीं है, ये इंडिया के एकेडमिक सिस्टम के ऊपर है, ये इनका कहना है। तो इवन जो स्टूडेंट्स है दोस्तों कैंपस के अंदर में, वो भी आज के समय पर पॉलिटिसाइजेशन के शिकार बन रहे हैं। कई सारे ग्रुप्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, कई सारे बड़े बड़े ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में बनते चले जा रहे हैं, जो आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्टर, नॉन गवर्नमेंट सपोर्टर, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। वो ग्रुप्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ये इनका कहना है। तो ओवरऑल लास्ट में राइटर क्या बोलता है कि जो एकेडमिक प्रोफेशन है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो प्रोफेसर है वो प्रॉपर अपनी रिसर्च कर रहा है, जो चीज़ें पब्लिश कर रहा है खुलकर बोलने का हक दिया जाए।
ऐसा ना हो उनके ऊपर दबाव पड़े, कुछ ना बोल पाए। तो जो स्टेम है, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड, इन फील्ड्स, ये फील्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो स्पेशली हमें इनके ऊपर फोकस करना होगा। बहुत सारे जो टॉप इंटेलेक्चुअल्स आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लो प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर प्रेशर रहेगा, ये नहीं कर सकेंगे, चीज़ों को ओपन होकर नहीं बात कर सकेंगे, इनके अंदर डर रहेगा पढ़ाने में, सोच समझ के एक एक वर्ड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सोच समझ के यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ, तो वो फिर एकेडमिक फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। आप यहाँ पे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा सहमत हो, अगर कोई केस देखा है आपने तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़, राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ से सहमत हैं या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे आते हैं एक और एडिटोरियल के ऊपर में। दिल्ली माउंटिंग वेस्ट क्राइसिस के बारे में डिस्कशन हुआ है। 2 राइटर्स ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। ये बात करते हैं दिल्ली के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या हमें बदलने की ज़रूरत है। अब ये आर्टिकल से पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको हम अलग से डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नोट्स के साथ में, प्रॉपर डिटेल्स के साथ में। बस खाली स्क्रीन पर देखते हुए चलो, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलो। चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इंडिया के अंदर में, ये अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जा चुका है। हमारे यहाँ पर कूड़े का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं होता। कूड़े में भी सॉलिड वेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या होता है सॉलिड वेस्ट, सब कुछ क्लियर करूंगा, बस खाली थोड़ा सा बने रहो, क्योंकि वीडियो में इसी एडिटोरियल के बेस्ड पे आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, उसको अटेम्प्ट भी करना है। दोस्तों ये मैटर क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं आज अचानक से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो न्यू दिल्ली का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको क्रिटिसाइज किया है, इसकी आलोचना की है और बोला है कि भाई दिल्ली के अंदर में 3800 से ज़्यादा, 3800 से ज़्यादा अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट है। 3800 नहीं, 3800 टन्स। तो आप इमेजिन करो 3800 टन ऐसा अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट है जो वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा है। ये वेस्ट ज़मीन के अंदर पहुँच रहा है, जिससे सॉइल डैमेज हो रही है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर नुकसान पहुँच रहा है। तो ये चीज़ हमें रिजॉल्व करने की सख्त ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया, जिस वजह से ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। अब चलिए डिस्कस करते हैं आखिरकार जो ये सॉलिड वेस्ट जनरेशन है इंडिया के अंदर में, इसका स्टेटस क्या है, किस लेवल पर सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जा रहा है। इसको समझने से पहले आपको ये टर्म समझना होगा, सॉलिड वेस्ट है क्या। सॉलिड वेस्ट दोस्तों एक ऐसा मटेरियल अब जो कूड़ा बन चुका है, जो लिक्विड या गैस के फॉर्म में नहीं है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देखो भाई, ऐसी चीज़ें जनरेट हो रही हैं आपके घर से, इंडस्ट्री से, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, कंस्ट्रक्शन साइट से, इंस्टीट्यूशन से, जिसमें आपके पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, टेक्सटाइल, फूड स्क्रैप, यार्ड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सॉलिड वेस्ट है जो इकट्ठा होता चले जा रहा है। इसका जनरेशन लगातार बढ़ रहा है। सॉलिड वेस्ट का जनरेशन इंडिया में किस लेवल पर है, इसको जानने के लिए सीपीसीबी की रिपोर्ट देखेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड की जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो ये बोलती है केवल 50% जो टोटल सॉलिड वेस्ट जनरेट है हमारे देश में, उसको केवल ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि जितना भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका आधा तो चलो हम ट्रीट कर ले रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जुगाड़ बना दे रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा अभी भी सॉलिड वेस्ट ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। जो सॉलिड वेस्ट इंडिया में है, इसकी जो प्रोसेसिंग है ये इंप्रूव हुई है, डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुई है जिस लेवल पर होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप देखोगे जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया में पर डे के हिसाब से, रोजाना के हिसाब से, वो है 1,60,000 मेट्रिक टन्स। और वेस्ट कलेक्शन कितना हो पा रहा है, कलेक्ट केवल 1,53,000 मेट्रिक टन्स हो पा रहा है। तो वेस्ट कलेक्शन की एफिशिएंसी भी कम है दोस्तों। और वेस्ट कितना ट्रीट कर पा रहे हैं, ये तो दोस्तों वो है जो रोज कूड़ा जनरेट हो रहा है, इसमें से कितना ट्रीट कर पा रहे हैं, रिसाइकिल कर पा रहे हैं। रिसाइकिल केवल 80,000 मेट्रिक टन्स ही कर पा रहे हैं। और अभी भी 50% डेली बेसिस पे वेस्ट ऐसा है जो अनट्रीटेड है। इमेजिन करो, ये कुछ सिनेरियोज, ये कुछ रिपोर्ट्स के डेटा हमको बताते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में, इससे संबंधित चैलेंजेस, ये चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है राइजिंग वेस्ट जनरेशन। अब देखो सबसे पहली चैलेंज है क्या भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तेजी से इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इकोनॉमी बढ़ेगी, कंजम्पशन लेवल्स इंक्रीज होंगे, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होंगे तो इससे वेस्ट जनरेशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा।
भाई डिजिटल इकोनॉमी को अपना रहे हैं, तो बहुत सारे जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है आप उसका यूज़ करो। पहले किसी के पास में एक मोबाइल नहीं था, अब दो दो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर समय के साथ में वो चीज़ें ख़राब भी होती हैं। उससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इतना तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है कि 2030 तक इंडिया 165 मिलियन टन्स के आसपास इस प्रकार के वेस्ट को जनरेट करेगा। तो ये सबसे पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट। कहोगे इकोनॉमी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, इकोनॉमी बढ़ रही है, कूड़ा बढ़ रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो चैलेंज के तौर पे कंसीडर करते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करना, है ना। इकोनॉमी बढ़ रही है, वो चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसको मैनेज ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वही चीज़ दोस्तों इंडिया में, हमारे पास में प्रॉपर वेस्ट को मैनेज करने की टेक्निक्स है ही नहीं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में हम काफ़ी पुअर वे में हैं। केवल 50% वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्चुअली तौर पर प्रोसेस कर पा रहे हैं, सही से ट्रीट कर पा रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों 30% वेस्ट ऐसा है जिसको यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, 20% सीधा जमीन में जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे एनवायरमेंट को। समझ गए। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन टेक्निक। होता यहाँ पर यह है, हमारे पास में जानकारी प्रॉपर नहीं है दोस्तों। वेस्ट जो कूड़ा होता है ना, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन, उनको बांटना ज़रूरी है, ताकि यहां पर क्या कर सकें, जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है उनका यूज कर सकें, और जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको खत्म कर सकें, एनवायरनमेंट में रिसाइकिल कर सकें, डिस्पोज कर सकें स्पेशली। क्योंकि देखो दोस्तों, कूड़े में क्या जा रहा है, सब चीज़ आ रही है, एल्यूमिनियम भी है, प्लास्टिक्स भी है। अब एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जैसी जो चीज़ है, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से यूज में लेकर आ सकते हैं, जिसका फायदा होगा, एक्स्ट्रा जनरेशन से बचेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी उस कूड़े के साथ मिलकर सब चले जा रहे हैं। तो प्रॉपर कूड़े का सेग्रीगेशन करना, बांटना, कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट रिसाइकेलेबल है, इसको हटा लो, और ये चीज़ें वो हैं जो नॉन रिसाइकेलेबल है, इनको डिस्पोज करना है, खत्म करना है पूरी तरह से। तो ये टेक्निक होनी चाहिए चीज़ों को बांटने की। प्लस उस वेस्ट को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में होनी चाहिए। उन सब टेक्नोलॉजी में दोस्तों अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये एक चैलेंज है दोस्तों। तीसरा चैलेंज है लिटरिंग एंड इलीगल डंपिंग। अब होता क्या है, जब कूड़े को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, जगह जगह आप देख पाओगे, जहां पर भी, मतलब शहरों में आसपास जैसे पूरी सोसाइटी रह रही है, आसपास कोई प्लॉट खाली है या कोई ज़मीन भी खाली है, वहाँ पर लोग कूड़े का ढेर लगा देते हैं। वो चीज़ें हैं, तो अनकंट्रोल वे में कूड़ा बढ़ते चले जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो सीधा उसमें आग लगा दी, जला दिया, है ना, या फिर वो सब एक जगह पर डाल दिया, गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया। दोस्तों जो लैंडफिल्स हो रहे हैं, इससे बहुत सारी मीथेन गैस, लैंडफिल फायर्स यहां पर जनरेट होती चली जा रही हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को पूरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। समझ गए। स्पेशली जिस एरिया में यहां पर वो कूड़ा जमा है, उस एरिया को तो बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट पड़ता है। फिर एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस। इंडिया में जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहर वाले रीजन आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर प्रॉपर जमीन नहीं है कि हम वेस्ट वाले प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा सकें। भाई जगह जगह पर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो सीधा कूड़ा वहाँ उस प्लांट में जाएगा, उस प्लांट से सीधा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, काम खत्म। तो इसके लिए हमें बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है। स्पेशली दिल्ली के अंदर अगर प्लांट लगाना है तो लगभग 30 से लेकर 40 एकड़ की ज़मीन चाहिए हर एक प्लांट के लिए। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर एक और चैलेंज में बात आती है लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। भाई जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से कूड़े का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, उसको लेकर भी यहाँ पर जो लोगों में जागरूकता है वो नहीं है। कुछ नहीं होता तो लोग जला देते हैं, वो जलाना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ रेगुलर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, ये भी एक चैलेंज है। जो वेस्ट कलेक्शन है वो भी हम दोस्तों प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिस चक्कर में इलीगल डंपिंग होती है, जगह जगह पर डाल दिया जाता है। वो सब कूड़ा यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में कह सकते हो टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर रहा होता है, या उसको जला दिया जाता है। वो एक अच्छा ऑप्शन समझते हैं। ये बात हो गई चैलेंजेस की। अब बात आती है कि ये जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, अच्छी तरीके से इसका मैनेजमेंट जो नहीं हो पा रहा है, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर में दोस्तों। अगर आप सही से इन कूड़े को मैनेज नहीं करते तो इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे लंग डिजीज़ हो सकती है,
है ना। अगर आप कलेक्शन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो इससे यहाँ पर बहुत सारे चूहे मच्छर वो फैलेंगे, और मच्छर आपको पता है मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों को फैलाएंगे, जिनसे बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी जान जा रही है। फिर एक और चैलेंज है, एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है एनवायरमेंटल इशू। प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ना होने की वजह से क्या दिक्कत होगी, एनवायरमेंट को भी हम सीधा सीधा परेशानी में डाल रहे हैं। जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा देना, इससे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स बनेंगे जो मिट्टी में जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाएंगे, और वो पानी पीने के लिए हम यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां फैलेंगी। जो लैंडफिल्स में वेस्ट जनरेट दोस्तों देखने को मिलेगा, भरपूर मात्रा में जो जमा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा कर दिया जाता है, इससे हार्मफुल गैसेस बनती हैं, उनको आप आग लगा दो, इससे बहुत सारा पोल्यूशन भी होगा। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस यहाँ पर रिलीज होती हुई नजर आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक और इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जैसे अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हो, लगातार लैंडफिल्स बढ़ती चली जा रही है, वेस्ट कूड़ा करकट बढ़ता चले जा रहा है, इससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। कोई बेसिकली यहाँ पर उस एरिया में घूमने नहीं आएगा, टूरिज्म पोटेंशियल उस पर्टिकुलर एरिया का कम हो जाएगा। ठीक है, नालियाँ वगैरह बंद सी होने लगेंगी, अर्बन फ्लडिंग आ जाएंगी, पानी आएगा तो अंदर लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इससे बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब एट द लास्ट राइटर मेंशन करते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए हमें इस बड़ी सी समस्या का, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो नंबर 1 सोल्यूशन इज साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग है, ये हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी अच्छे से, प्रॉपर तरीके से रिसर्च और स्टडीज को देखते हुए। वेस्ट कंपोजिशन, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, हर चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए। हमें रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। अब रिसाइकलिंग में अगर आप देखोगे तो जो भी वेस्ट है, जो भी कूड़ा करकट है, इसमें अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उनको कंपोस्ट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस होता है, बायोमिथेनेशन प्रोसेस होता है, इनको अपना सकते हैं ताकि इस सब वेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। या फिर कूड़ा जो हमारे पास में है, उस वेस्ट से हम एनर्जी को बना सकते हैं, जिसको हम वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कैसे? बायोमिथेनेशन से। अब बायोमिथेनेशन में क्या होता है दोस्तों, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को मीथेन में बदल देगा, और उस मीथेन का हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे कुछ और ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कैलोरिफिक वैल्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल वेस्ट। इनसे हम बहुत सारी पावर जनरेट कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं ये करना ज़रूरी है। फिर एक और है स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रॉपर नियम कानून हैं उनको भी लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर नियम कानून नहीं होंगे, ढील छोड़ दी जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं मानता हूँ। लोगों में इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको एंकरेज कर सकते हैं कि आप जो लोकल लोग हैं, अपनी कॉलोनी में लोग हैं, उनको एजुकेट कीजिए, बताइए वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। कूड़े को सेपरेट करके डालने का बताइए कि भाई गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग जमा कीजिए, क्योंकि जब आपस में मिल जाते हैं तो सेपरेशन करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए ना? फाइनली आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। जो भी चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं दोस्तों, अच्छे से समझ ली होंगी, मैं मानता हूं। उसी के बाद आप एक बढ़िया सा आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। इस पुअर वेस्ट मैनेजमेंट का हार्मफुल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, किस लेवल पर पड़ सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है आपके दृष्टिकोण से, वो आपने बताना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत खूबसूरत सा आंसर लिख सके। क्वेश्चन है, खराब अपशिष्ट प्रबंधन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? आपके दृष्टिकोण से समाधान क्या देखने को मिलता है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए
ये था आज के हमारे न्यूज़पेपर का सेशन, जो रेलिवेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए। बाकी आते हैं अपने यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो आइबेरियन लिंक्स के बारे में आपसे पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो आइबेरियन लिंक्स जो एनिमल है, ये क्या इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये आइबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन पोर्चुगल में पाया जाता है। कल पढ़ाया था ना, तो पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत। दूसरा, क्या IUCN के रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया? ये बिल्कुल सही बात है, कल पढ़ाया था। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे डेली बेसिस पे जो करंट न्यूज है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करो दोस्तों, तो वो उसका एक अल्टीमेट फायदा है ना। उसका एक और बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।